हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। हम यहाँ पे क्लास 10th के साइंस का जो चैप्टर लाइट है उसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर से देखें, ठीक है। हमने अपने पहले लेक्चर में लास्ट टाइम में पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, ठीक है, कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो हमने बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा है दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पहले लेक्चर में अच्छे से बता दी। स्नेल्स लॉ के बारे में हमने अच्छे से बता दिया है। दो न्यूमेरिकल भी अच्छे से किए थे आपकी क्लियरिटी के लिए, ठीक है। आपके क्लियरिटी के लिए हमने दो क्वेश्चन भी किए थे। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जरूर से देखें, ठीक है भाई। आज हम पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। पहले लेक्चर में आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। आपको क्लियर नहीं रहा होगा कि ये अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको आज क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, अपवर्तनांक का सिंपल सा मतलब ये समझिए कि अपवर्तनांक किसी भी पदार्थ का ना एक भौतिक गुण होता है। वो प्रकाश जब उसमें हम लाइट डालते हैं ना, लाइट का जो प्रकाश जाता है तो प्रकाश को डिसाइड करता है, उसकी स्पीड को वो डिसाइड करता है कि मेरा कि इस माध्यम में प्रकाश इतनी गति से दौड़ेगा और इस माध्यम में प्रकाश इतनी गति से दौड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा ये समझिए कि अपवर्तनांक क्या होता है, किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है जो डिसाइड करता है कि किस माध्यम में प्रकाश की वेग तगड़ी होगी और किस माध्यम में प्रकाश की वेग धीमी होगी, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। ये भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है। ये भी दो तरीके होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। इसे क्या बोलता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिख रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है n इक्वल टू, ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक बराबर हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि इसे C से करते हैं और इसे V से मीडियम कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात बोले या देखिए निर्वात का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये जो निर्वात का होता है n वैक्यूम का वो भी एक होता है, और एयर की भी बात की जाए तो उसका भी लगभग क्या होता है, एक ही होता है, 1.003, तो लगभग एक मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि एयर के सापेक्ष किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे ANM का मतलब है कि एयर के सापेक्ष मीडियम का अपवर्तनांक। इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एयर के सापेक्ष ना,
तो और मीडियम का निकालना है तो एन मीडियम, ठीक है, अपान एन ए। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं कि बोल देता है कि एयर के सापेक्ष, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक यानी कि वाटर का अपवर्तनांक जो होता है वो 3/2 होता है। यानी कि अगर इसे हम और लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन वाटर अपन एन ए, यानी कि वाटर का कितना हो गया, वाटर का कितना होता है 3/2 और एयर का कितना होता है 1। तो वही बात है, चाहे बोलें कि वाटर का अपवर्तनांक, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर के सापेक्ष किया जाता है। तो अगर इसे अगर और भी हम लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि C/V m। सी क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि V एयर अपान V मीडियम, ठीक है। एक चीज आप देख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, देखिए एन जिसका नीचे है उसका V ऊपर है, यानी कि एन अगर नीचे है, एन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यानी कि एयर का जो अपवर्तनांक वो नीचे अगर दिया है, ठीक है, तो उसका इसमें इसका जो रिलेशन इसका देखो बराबर की इधर देखो ऊपर में दिया है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि जिसका एन ज़्यादा होगा, जिस माध्यम का एन यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस माध्यम में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। या जिस माध्यम में वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस माध्यम का एन क्या होगा, कम होगा। समझे भाई, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये तो आपका हो गया कौन सा, निर्वेज। और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब रिलेशन, माने किसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। यानी कि अगर बात की जाए कि हमारे रिस्पेक्ट में, माने कि बोल दिया जाता है कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी की हाइट जो है 40 फीट है, 40 फीट तो होती नहीं, ठीक है, 40 फीट तो होती नहीं, और हमारी जो हाइट है वो कितनी फीट है, 20 फीट है, फीट है। तो बताओ कि हमारे रिस्पेक्ट में ये कितना बड़ा है, तो हमारे रिस्पेक्ट में ये कितना बड़ा है बताओ, तो 2 × 20, यानी कि हमसे क्या है, ये 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, यही ना। तो यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि किसी अन्य मीडियम के सापेक्ष किसी दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक, जैसे कि बोल दिया जाता है वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो वाटर के सापेक्ष है ना, ग्लास का अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का। यहाँ पे रखेंगे, ग्लास का कितना होता है, वो होता है 4/3 और इसका कितना होता है 3/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4/3 गुणे 2/3, तो 4 दूना के 8/9, ये हो जाएगा। समझे, यानी कि देखिए यहाँ पे ये एयर के सापेक्ष होगा और ये क्या होगा, एयर के सापेक्ष नहीं, किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, इनका रिलेशन अगर लेना हो तो इसको अगर और इसको अच्छे से दिखाऊं इधर, तो देखिए इधर देखिए, ठीक है, थोड़ा आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है, इसका अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे Ng/Nw, तो बताओ अगर वेलोसिटी में अगर रिलेशन लाना होता है क्या होगा, V वाटर अपान V ग्लास, यानी कि वाटर में ग्लास और पानी में वेलोसिटी अपान ग्लास में वेलोसिटी,
यानी कि इन्वर्स है ना रिलेशन इनका। अब जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें वेलोसिटी उतनी कम होती है। यानी सिंपल सा समझिए, जितना ज़्यादा डेंस होता है ना उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हुई। चलिए, तो अपवर्तनांक पदार्थ का एक भौतिक गुण है। ठीक है, अब देखिए एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैथमेटिक तरीके से। अच्छा, कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए कम होता है। ठीक है, इसको मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। ताप के बढ़ने पर भी अपवर्तनांक घट जाता है। ताप के बढ़ने पर भी अपवर्तनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, अच्छा, पहला हम समझते हैं कि एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कि अगर हम कांच लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अभी आपको बताएं जो, ठीक है, अगर हम लेते हैं कांच, ठीक है, देखिए ये बोला है कि एक ही प्रकाश का अपवर्तनांक अलग अलग प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। तो कैसे होता है? तो देखिए, अगर हम निकालते हैं, ग्लास की बात करते हैं, तो AnG यानी कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक देखा जाए तो वो कितना होगा? ये होता है 4/3। ठीक है, इसे हम और भी लिख सकते हैं, इसे Ng/Na, अभी हमने बताया वो भी हो गया 4/3 हो गया। ठीक है, यानी कि इसको और भी तो लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, अच्छा, आपने क्लास 10th में क्लास 9th में साउंड चैप्टर पढ़ा होगा। तो साउंड चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। यानी कि तरंग की चाल v बराबर होता है म्यू इंटू लेमडा। देखिए ये v है, ये म्यू है। देखिए थोड़ा सा ऐसे बना दिया हूँ। ठीक है, ये होता है। अच्छा देखिए, v का डायरेक्ट संबंध लेमडा से है कि नहीं? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। और हमने आपको बताया भी है पहले लेक्चर में कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं चेंज होती है, जबकि उसकी चाल, इंटेंसिटी और तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो बताओ कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं एयर का, तो ये हो गया एयर का लेमडा। अच्छा, फिर क्या होगा? अगर हम लेते हैं v ग्लास का, तो क्या होगा? लेमडा ग्लास का। तो यहाँ पे रखेंगे तो v एयर अपान लेमडा एयर अपान लेमडा ग्लास का। है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे हमारा दिया है कि प्रकाश की क्या बोला है कि अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए। तो यहाँ पे रंग की बात हो रही है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रंग की बात हो रही है। ये तो हमने एक अलग कॉन्सेप्ट बता दिया, यहाँ पे रंग की बात हो रही है। तो रंग देखिए, रंग को बताता हूँ कि जो रेड कलर होता है, रेड कलर, विबग्योर आप सुना है? आपने विबग्योर देखा होगा। तो विबग्योर में इसका लेमडा सबसे छोटा होता है।
और इसका लेमडा सबसे बड़ा होता है। सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं, क्या करते हैं, इस एक एयर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक हमने ग्लास लिया, ग्लास से अब हम क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं। कौन सा? रेड वाला। तो बताओ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? बोलो। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका लेमडा क्या है, ज़्यादा है। तो अगर लेमडा ज़्यादा होगा, अगर लेमडा ज़्यादा होगा तो ये जो एन है, यानी ये बोला जाए एन जो है ग्लास का अपवर्तनांक जो होगा, एन ग्लास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा ग्लास लेमडा। यानी कि जिसका लेमडा, देखो ग्लास के लिए, देखो ग्लास के लिए जो लेमडा का रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। यानी कि अगर यहाँ पे लेमडा अगर रेड कलर का होता है, रेड कलर का लेमडा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब ये बड़ा होगा तो एन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एन का हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और वही यही लेमडा अगर हम क्या लेते हैं, इस वाले का लेते, छोटा लेते, तो छोटा अगर रहेगा तो यहाँ पे, तो इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया कि एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। अच्छा, कांच का अपवर्तनांक बैगनी के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका लेमडा क्या है, कम है। लेमडा कम होगा तो लेमडा का और अपवर्तनांक का जो रिलेशन यूनिवर्सली का है, व्युत्क्रमानुपाती का है। और लाल रंग के प्रकाश के लिए क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लेमडा इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है रेड का। अच्छा, तरंगदैर्ध्य के बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। बताया भी है हमने कि अगर तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, लेमडा अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घट जाएगा। ताप के बढ़ने पर अपवर्तनांक घट जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। इस सब चीज़ों को तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिए, एयर का अभी बताया था हमने, निर्वात में जो होती है 1 होती है और हवा में होती है लगभग 1 होती है। अच्छा, ग्लास में क्या है, 1.5। 1.5 का मतलब एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 है। वाटर का एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक 4/3 है। अगर किसी और माध्यम के सापेक्ष होगा ना तो उतना नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से समझिएगा। अच्छा, ये देखिए, पानी में प्रकाश की चाल बताइए यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक है, क्वेश्चन एक है कि पानी में प्रकाश की चाल बताइए यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक है, यानी कि एयर के माने कि NW जो दिया है वो कितना दिया है, 4/3। ये क्या है, इसे और भी क्या लिख सकते हैं, एयर के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। तो n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर लिख सकते हैं ना, निर्वात में प्रकाश की चाल या एयर में। देखो, निर्वात में और एयर में दोनों में लगभग सेम होती है। ठीक है, लगभग सेम है, एकदम सेम है। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश, तो माध्यम क्या है, पानी में, पानी में प्रकाश की चाल। तो बताओ ये जो है n है हमारा 4/3। तो निर्वात में बताओ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, है कि नहीं। अपन पानी में प्रकाश की चाल नहीं मालूम है। ठीक है, तो अब बताओ, सॉल्व करो इसे। x इधर गया, ये इधर गया आएगा, बटा में आ जाएगा, कितना होगा, 3 × 9 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी देखो कम हो जाएगी, 4 × 8, 4 × 8,
फिर 4 दूना के 8, फिर 4 दूना के 8, ऐसे होता है 10 की पावर 8। देखो तो देखो, पहले वेलोसिटी 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड थी, किस में, एयर में। लेकिन जैसे ही पानी में जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि वेलोसिटी का अपवर्तनांक से कैसा रिलेशन है, इन्वर्स का रिलेशन है। जब वेलोसिटी का इन्वर्स का रिलेशन है तो लेम्डा का भी तो इन्वर्स का रिलेशन होगा, है ना, समझे। चलिए, ये क्वेश्चन हमने किया। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में साथ साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो नहीं आते हैं, इतना सरल क्वेश्चन थोड़ी देता है, ठीक है। चलिए, अब हम आ गए अपने स्पेशल केस पे, ठीक है। हमारा जो स्पेशल केस है, हमने स्नेल्स लॉ जो पढ़ा था, साइन आई बराबर साइन आर, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर से देखिए, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि जब दो मीडियम, दो पैरेलल मीडियम, दो मीडियम जो हैं पैरेलली एक दूसरे से डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, इधर अलग मीडियम, इधर अलग मीडियम, ठीक है। तो जब लाइट क्या होती है, इंसिडेंट नॉर्मली इस सरफेस के जो मीडियम है, जो पैरेलल मीडियम है, इनके परपेंडिकुलर जब लाइट आती है तो क्या होता है, प्रूव करके दिखाओ कि जो एंगल है वो 0 बनता है। या सिंपल से ये बोल देता है, इफ़ आई इक्वल टू 0 तो आर बराबर कितना होगा, ये बताइए। तो हम स्नेल्स लॉ हमको पता है, हम लगा देते हैं। तो लिखेंगे कि n1 साइन 0 इक्वल टू n2 साइन आई। पहले इधर का लिखेंगे, इस वाले मीडियम का। तो देखो, n1 साइन 0, साइन 0 क्यों है, क्योंकि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल की पैरेलल ही मतलब कि समांतर ही प्रकाश की किरण आ रही है, तो इससे कितने अंश का कोण बना रही है, 0 अंश का। तो यहाँ पे लिखेंगे n1 साइन 0 इक्वल टू n2 साइन r। इधर का हमें मालूम नहीं है, ठीक है, इधर का हमें मालूम नहीं है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन r बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि इधर जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, यानी कि अपवर्तित किरण है, अपवर्तित जो कोण है वो क्या होगा आपका, 0 होगा। यानी कि लाइट क्या होगी, सीधे एकदम चली जाएगी, समझे। अच्छा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसको प्रूव करके दिखाइए। तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई इक्वल टू साइन, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। देखिए स्नेल्स लॉ इसमें n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन 8। अच्छा, देखिए ये n1 इज़ ग्रेटर देन, देखो n2 इज़ ग्रेटर देन n1 है, यानी कि ये बड़ा है, इधर का मीडियम डेंसर है तो ये बड़ा है। जब ये बड़ा होगा तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, छोटा होगा। तो जब छोटा होगा तो इस वाले एंगल से क्या होगा, ये छोटा होगा। तो जब ये छोटा होगा तो थोड़ा सा झुकेगा ना इधर, तभी तो ये छोटा एंगल बनेगा। तो प्रूफ हो गया कि नहीं। यानी कि देखिए, आप सोचिए, ये हो गया आप 10 है, ठीक है, ये टोटल इधर 10 है, इधर भी 10 आना चाहिए, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। अगर ये हमारा 5 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, समझिए। अगर ये 5 होगा तो ये होगा 2 होगा। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 5 होगा ना। देखिए, अगर ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, अगर ये हमारा n जो है, n1 जो है, अगर हमारा दे दिया है 2 या दे देता है 5, ठीक है, और साइन आई की वैल्यू दे देता है हमारा 2, मान लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं, साइन 2 की साइन 2 तो साइन आई की वैल्यू 2 तो होती नहीं है कभी, है कि नहीं। देखिए हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें 10 लाना है, तो 5 दूना के 10 हो गया। अच्छा बताओ, तो अब बताओ, ये अगर जाते हैं, ये अगर मान लेते हैं ये 10 हो गया है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 1 होगा तब, क्योंकि इधर बराबर लाना है हमें। तो हमें पता है कि ये जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली छोटा होगा, समझ रहे हो ना आप, ये चीज़ें है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि साइन आई इज़ ग्रेटर देन साइन आर। तो यानी कि I1 इज़ ग्रेटर देन आई आर, आई इज़ ग्रेटर देन आर। तो कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल से क्या होगा, छोटा होगा। इसी का अपोजिट हो जाएगा क्या,
कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, तब अभिलंब से दूर जाएगी। क्यों? देखिए जब प्रकाश की, देखिए ये हमारा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो जब इधर से इधर जाएगी तो इसका एन क्या है, बड़ा है, इसका एन बड़ा है तो ये एंगल छोटा होगा, तो और ये एन, इसका एन छोटा है तो इसका एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, अपोजिट है कि नहीं, बताओ। ये कंसेप्ट आप समझे रहेंगे ना तो आपके 12th में बहुत ही हेल्प करेगा। इतना मैं गारंटी देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे और आपको 12th में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो। क्योंकि आपके जेईई में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, आपके 12th में जाएगा तो पता चलेगा। तो आप पहले से समझे रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। इस वजह से मैं बहुत ही आपको डीप में बता रहा हूँ, ठीक है भाई। आज के लिए बस इतना, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है भाई, बाय।